बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब ह्यूमन में नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स या दो टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँ। ये हम सपोज कर लेते हैं कि ह्यूमन का ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये अब ब्रेन ये सेंटर है और स्पाइनल कॉर्ड भी सेंटर है। इन दोनों को मिलाकर इकट्ठा हम क्या नाम देते हैं जी? CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब ब्रेन तो हेड में मौजूद है, ये हार्ट को कैसे कंट्रोल कर रहा है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहा है? इसका मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी पार्ट के दरमियान में कोई कनेक्शंस हैं। अब वो कनेक्शन नर्व्स की शक्ल में है। अब ब्रेन में से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, इन नर्व्स को मिलाकर कलेक्टिवली हम इसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी बेटा वैसे उस चीज को कहते हैं जो मरकज से दूर हो। तो ज़ाहिर है मरकज तो है आपका दिमाग और आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब उन चीज़ों के बारे में बताना है जो ब्रेन को बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट कर रही हैं, यानी नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट कर रही हैं, यानी नर्व्स की बात करनी है। तो जब भी आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का लफ्ज़ सुने तो आपके जहन में फौरी तौर पे वो तमाम नर्व्स आ जानी चाहिए जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को दूसरे बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट करती हैं। तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अलग से पढ़ते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, यानी सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। मजमूई तौर पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं और इनको प्रोटेक्ट करने के 3 तरीकाकार हैं। पहला तरीका है स्केलेटन। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने में हमारे स्केलेटन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। अब उस स्केलेटन में क्या चीज है? बेटा स्केलेटन में पहले आ जाती है जी क्रेनियम। हमारी स्कल का वो पार्ट जो ब्रेन के इर्द गिर्द होता है उसे हम क्रेनियम का नाम देते हैं। और अगर आप स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम होता है जी, वर्टिब्रल कॉलम। तो क्रेनियम प्रोटेक्ट करेगी हमारे ब्रेन को और वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। अब यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, न्यूरल आर्चेज ऑफ वर्टिब्री। अब बेटा न्यूरल आर्च क्या है? न्यूरल आर्च ऑफ वर्टिब्री क्या है? ये एक्चुअली वर्टिब्रा का वो पार्ट है, वर्टिब्रा का वो पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड को घेरे रखता है, पार्ट विच सराउंड स्पाइनल कॉर्ड। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, विच सराउंड स्पाइनल कॉर्ड। आप ये तस्वर करिए कि ये
स्पाइनल कार्ड है, ये जो मैंने रेड कलर का ड्रॉ किया, और जो मैं ग्रीन कलर का ड्रॉ कर रहा हूँ ये वर्टिब्रा है। ये सारा वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, और इसका एक पोर्शन जिसने इस स्पाइनल कार्ड को घेरा हुआ है, इतने पोर्शन को आप क्या कहेंगे? न्यूरल आर्च ऑफ द वर्टिब्रा। क्योंकि चैप्टर 16 में मैंने बताया था कि पूरे का पूरा वर्टिब्रा स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट किए हुए नहीं है, सिर्फ वर्टिब्रा का एक छोटा सा पोर्शन है जिसने घेरा डाला हुआ है स्पाइनल कार्ड को, और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उतने पोर्शन को आप क्या नाम देंगे? न्यूरल आर्च। तो ये बड़ा पोर्शन है जी वर्टिब्रा, और ये रिंग सी जो बनी है, इतने हिस्से को कहेंगे न्यूरल आर्च। ये खैर, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा क्रेनियम है, और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं वर्टिब्री। तो ये मिलकर जो है ये स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर दूसरा लेवल आ जाए, स्केलेटन के बाद प्रोटेक्ट किया हुआ है मेम्ब्रेन्स ने, और इन मेम्ब्रेन्स का नाम है मेनिंजेस। ये मेनिंजेस एक्चुअली प्लूरल वर्ड है, जब ये सिंगुलर होता है तो इसको मेनिंकस कहते हैं। मेनिंकस ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो तीन मोटी मेम्ब्रेन है जिन्होंने स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को प्रोटेक्ट किया होता है। ये तीन लेयर आपको इस तरह से नजर आएंगी, मैं अभी आपको शो करता हूं। ये चेक कीजिएगा जी जरा, इसमें ये है स्पाइनल कार्ड, और इसके इर्द गिर्द तीन मेम्ब्रेन नजर आ रही है जो स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल बाहर होती है, पायमीटर। उससे जो बाहर होती है वो होती है रेकनाइट मैटर, और जो सबसे आउटर होती है ड्यूरा मैटर। यानी अगर आपको स्पाइनल कार्ड दिखाया जाए और उसकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है वो है ड्यूरा मैटर, इसको हटाएं तो नीचे फिर एक और मेम्ब्रेन होगी अरेकनाइट मैटर, फिर उसके नीचे एक और मेम्ब्रेन होगी पाया मैटर, फिर उसके बाद नजर आएगा आपको स्पाइनल कार्ड। ये बिल्कुल बेटा ऐसे ही है जैसे अगर आप कॉपर वायर, तांबे की तार जो है उसको समझे स्पाइनल कार्ड है, और उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग हुई है, रबड़ की कवरिंग हुई है, वो समझें कि मेनिंजेस हैं। तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। अब बेटा ये जो मेनिंजेस आपको नजर आ रही हैं, इन मेनिंजेस के दरमियान जो गैप होता है, यहां पे भी एक फ्लूइड होता है, ये मैं ग्रीन डॉट लगा रहा हूं, और स्पाइनल कार्ड के सबसे सेंटर में कैविटी नजर आ रही है। ये अंदर से हालो होता है स्पाइनल कार्ड, अंदर से जैसे बॉटल पीने वाला स्ट्रॉ नहीं होता, वैसे अंदर से ये हालो होता है। तो ये जो स्पाइनल कार्ड के अंदर हालो स्पेस है, कैविटी है, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सिंपल इसको CSF कहा जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड कुशन की तरह काम करता है। जब भी हम झटके चलते हैं, बात झटके लगते हैं बॉडी को, तो वो ट्रॉमा या चोट का असर जो है, ये शॉक का इफेक्ट ब्रेन या स्पाइनल कार्ड तक नहीं पहुंचता। तो अगर सिर्फ स्पाइनल कार्ड की प्रोटेक्शन का आपको पूछूं तो आप कहेंगे सर वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन्स हैं, फिर मेम्ब्रेन के दरमियान और स्पाइनल कार्ड के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। अब अगर ब्रेन की बात कर लें आप, तो ब्रेन में भी जरा देखिएगा वही मामला है। सबसे बाहर तो आपको क्रेनियम नजर आएगी,
ये वाला हिस्सा ये बोन है, क्रेनियम, खोपड़ी की हड्डी है ये। उसके नीचे फिर 3 मेम्ब्रेन्स हैं, वही ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड और पायामेटर। फिर नीचे जाके ये आपका ब्रेन जो है ये स्टार्ट होता है ये। तो मेनिंजेस यहाँ पे भी 3 ही है, लेकिन यहाँ पे भी वही फ्लूइड मौजूद है जिसको आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में भी होता है ये। उसके अलावा जो आपको पता है ब्रेन के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने होते हैं, खाने बने होते हैं, जैसे हमारे दिल के अंदर चैम्बर बने हुए हैं ना, हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स। इसी तरह ब्रेन के अंदर कुछ जगहों पे कैविटीज होती हैं, वेंट्रिकल्स, उनके अंदर भी ये फ्लूइड भरा होता है जिसको आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। तो अब ब्रेन की प्रोटेक्शन आपसे पूछी जाए तो 3 तरीकों से जी, क्रेनियम, फिर उसके नीचे 3 मेम्ब्रेन होती हैं, मोटी मेम्ब्रेन होती हैं, उन फिर उसके दरमियान में फ्लूइड होता है, फिर जाके ब्रेन स्टार्ट होता है। अब ये जिस फ्लूइड का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये फ्लूइड जो है इसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये फ्लूइड कंपोजिशन बिल्कुल वही जो ब्लड प्लाज्मा की है बेटा। ब्लड प्लाज्मा फर्स्ट में पढ़ा था आपने कि 90% वाटर है, 10% उसके अंदर डिफरेंट किस्म के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बिल्कुल वही कंपोजिशन जो है वो किसकी है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की। तो ओवरऑल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए नंबर 1 स्केलेटन है, यानी क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। नंबर 2 मेम्ब्रेन्स हैं, मेनिंजेस। और नंबर 3 पे एक फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो इन मेम्ब्रेन के दरमियान में भी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी मौजूद होता है। अब हम पहले ब्रेन की बात कर लेते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो हेड के अंदर मौजूद है, प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। अब बेटा हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट इस बेस पे हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, ये जो हमारा फोर हेड होता है ना, पेशानी जो है, बिल्कुल इसके पीछे जो ब्रेन का पोर्शन होता है ना, उसको फोर ब्रेन यानी ब्रेन का फर्स्ट पार्ट कहा जाता है। इसके लिए टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं डायनसेफलॉन, डायनसेफेलॉन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेफेलॉन कह रहे हैं ब्रेन को। फिर उसके बाद मिड ब्रेन, ये कहाँ पे? हमारे हेड का बिल्कुल जो सेंटर होता है ना, वहाँ इसके नीचे ब्रेन का पोर्शन कहलाता है मिड ब्रेन। इसके लिए टेक्निकल लफ्ज बोला जाता है मेसेनसेफेलॉन। फिर हाइंड ब्रेन, हेड का जो सबसे पिछला हिस्सा, हमारा पिछला हिस्सा, यहाँ पे ब्रेन जो होता है इसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड मतलब पीछे वाला। और इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड बोला जाता है वो टीलनसेफेलॉन है। टीलो कहते हैं आखिरी को, तो जो हमारे ब्रेन का लास्ट पोर्शन है उसको हम टीलनसेफेलॉन कहते हैं। तो याद रखिए ब्रेन के ये जो 3 पार्ट है ना, ये इनकी हेड के अंदर पोजीशन की वजह से ये 3 नाम रखे हुए हैं हमने। फ्रंट पोर्शन है, फिर मिडल पोर्शन है, फिर पोस्टीरियर पोर्शन। अब इनमें से भी पहले हम फोर ब्रेन, ब्रेन के फर्स्ट पार्ट का जिक्र करते हैं। अब हमारा जो फोर ब्रेन है, फर्स्ट पोर्शन, इसके फर्दर 3 पार्ट हैं। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट हैं, उनमें से नंबर 1 थैलेमस है, नंबर 2 लिम्बिक सिस्टम है, और नंबर 3 सेरिब्रम है। ये अब बेटा पहले इन तीनों को मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, आपकी बुक पे भी डायग्राम बनी है, लेकिन मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये आप समझें कि ये जो ब्लू कलर में मैंने मेंशन किया ना, ये बेटा आपका थैलेमस है, छोटा सा पोर्शन है ब्रेन का।
थैलेमस से नीचे यहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस से ये बारीक धागों जैसा ये पोर्शन बनता है, मोटे धागे बल्कि बन जाता है ये, और एंड पे जाके इसके दो पोर्शन बन जाते हैं। ये लिम्बिक सिस्टम है। अब इसके बारे में बताते हैं, बाकी हाइपोथैलेमस भी इसी में आएगा। और ये जो मैं ग्रीन कलर का ड्रॉ करने लगा हूँ, ये सारा पोर्शन होगा आपका सेरिब्रम, जो ना सिर्फ फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है बल्कि आपके पूरे ब्रेन का भी सबसे बड़ा पोर्शन बेटा यही है। ये तो फोर ब्रेन के तीन पार्ट आपके सामने जी। दिस इज सेरिब्रम। ये रेड कलर वाला सारा लिम्बिक सिस्टम, और जो ब्लू कलर में मैंने मेंशन की है दैट इज थैलेमस। थैलेमस ये। अब बेटा जो ये थैलेमस है ना, अगर आप गौर फरमाएं तो थैलेमस का काम क्या नजर आएगा। इसने क्या करना होता है, बॉडी में से जितनी भी स्टिमुलाई आती हैं वो थैलेमस के पास आती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, आंखों से, कानों से, स्किन से, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से, जो भी स्टिमुलस ब्रेन तक आएगी ना, वो सबसे पहले किसने रिसीव करनी होती है, थैलेमस ने। फिर इन स्टिमुलाई को फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाता है सेरिब्रम के पास, क्योंकि बेटा ये सारे पार्ट न्यूरॉन के बने हुए हैं ना, तो इनके न्यूरॉन आपस में साइनेप्स हैं, इनके कनेक्शन बने हुए हैं, बने सारे न्यूरॉन के ही हैं। तो थैलेमस में से जो भी स्टिमुलाई आती हैं वो फिर भेज दी जाती हैं सेरिब्रम को। और बेटा सेरिब्रम जो है, फिर इसने जायजा लेना होता है कि किस स्टिमुलस का ताल्लुक किस बॉडी ऑर्गन के साथ है, और किस स्टिमुलस को कौन सा बॉडी ऑर्गन ज्यादा प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगा। उस हिसाब से फिर सेरिब्रम उस बॉडी पार्ट को, उस इफेक्टर को मैसेज कन्वे कर देता है। खास तौर पे जो सेंसरी इनपुट, जो स्टिमुलाई आती हैं ऑडिटरी, कानों की तरफ से, ऑडिशन होता है सुनना, तो ऑडिटरी जो ईयर की तरफ से स्टिमुलस आती है वो भी थैलेमस के पास आती है। विजुअल पाथवे, आंखों की तरफ से स्टिमुलाई आती हैं वो भी ब्रेन के पास आती हैं। फिर फ्रॉम द स्किन, जो स्किन की तरफ से जितने भी रिसेप्टर स्किन के हमने पढ़े हुए हैं, पेन रिसेप्टर है, कोल्ड रिसेप्टर है, हीट रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है, प्रेशर है, कोई भी है, तो उनकी सबकी स्टिमुलाई पहले कहाँ पे आएंगी, ब्रेन के थैलेमस के पास। और फिर विद इन द बॉडी, जो आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, तो यहाँ की स्टिमुलाई भी पहले ब्रेन के किस पोर्शन के पास आती है, थैलेमस के पास। फिर थैलेमस जो है इसकी स्क्रीनिंग करता है, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग करता है, छांट करता है कि ये स्टिमुलस को सेरिब्रम के किस पार्ट के पास भेजना है। बेटा मजे की बात है कि सेरिब्रम में फिर आगे हिस्से बने हैं कि जिसने कानों को कंट्रोल करना है वो पोर्शन अलग है, जिसने आईज को कंट्रोल करना है वो पोर्शन अलग है, जिसने आपके उसको कंट्रोल करना है, जुबान को, जबड़ों को, मसल्स को, उनका पोर्शन अलग है। तो ये स्क्रीनिंग किसने करनी है, ये स्क्रीनिंग करनी बेटा थैलेमस ने। इसको मैं आसान सी मिसाल से आपको समझाता हूँ। फर्ज करें डाक खाने में या टीसीएस ऑफिस में शकरकंद की जितनी डाक है, जितने पार्सल हैं, वो किसी टीसीएस ऑफिस में आ जाते हैं। वहां पे फिर एक बंदा बैठा है वो जो स्क्रीनिंग करता है कि अच्छा जी ये जो पार्सल है महला रशीदपुरे से मुतल्लिक है, ये पार्सल जो है वो महला अफजलपुरा से रिलेटेड है, ये दीनपुर से रिलेटेड है। स्क्रीनिंग कर दी इसने। फिर उस हिसाब से ये बांट देता है जी, अफजलपुरे वाले जो डाकिया है या वर्कर है वो ले जाइए सारे पार्सल। तो बेटा बिल्कुल आपकी बॉडी में भी ऐसा ही हो रहा है कि पूरी बॉडी में से स्टिमुलाई रिसीव करके सेंसरी न्यूरॉन के जरिए इम्पल्स कहाँ पे पहुंच गई है,
थैलेमस में। अब थैलेमस करेगा उसकी स्क्रीनिंग कि अच्छा ये मैं सेरिब्रम के आइज वाले पोर्शन की तरफ भेज देता हूँ, ये मैं सेरिब्रम के उस पोर्शन को भेज देता हूँ जो कानों को कंट्रोल कर रहा है, ये मैं सेरिब्रम के उस पोर्शन को भेजता हूँ जो आपके ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका नर्वस सिस्टम वर्क करता है जी। फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का जो पहला पार्ट है ना थैलेमस से, बेटे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मैंने आपके सामने डिस्क्राइब किया है अभी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, लिम्बिक सिस्टम जी। अब बेटा लिम्बिक सिस्टम जो है इसमें फर्दर आपको 3 पार्ट नजर आएंगे। मैं भी आपके सामने ड्रा करता हूँ। ये जो थैलेमस के बिल्कुल नीचे है ना, इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। छोटा सा मटर के दाने जितना नजर आ रहा है रेड कलर में, हाइपोथैलेमस। फिर ये पोर्शन है ये कहलाता है हिप्पोकैम्पस। मैं भी इसको डिटेल में भी बताऊंगा, हिप्पोकैम्पस। और ये वाला हिस्सा बादाम की शक्ल का, इसको अमिगडाला। और तीनों को इकट्ठा कर दें, रेड कलर में जो मैंने लेबलिंग की है, इन तीनों को इकट्ठा कर दें, इसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अच्छा इसकी पोजीशन अगर आप देखिए, थोड़ी आर्क, थोड़ा कर्व्ड पोर्शन है ये लिम्बिक सिस्टम, थोड़ा आर्क जैसा है, आर्च जैसा, कर्व्ड, तीर कमान जैसा है। और कहाँ पे पड़ा हुआ है जरा गौर करें, डायग्राम पे सामने जो नजर आ रही है, बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। देखिए ब्लू कलर का थैलेमस है, ग्रीन कलर का सेरिब्रम है, दोनों के बीच में लटका हुआ कौन है? लिम्बिक सिस्टम है। ये आपकी बुक में लाइन भी लिखी हुई है कि ये एक आर्क की तरह का है, टेढ़ा है, और ये थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में पड़ा हुआ है। और लिम्बिक सिस्टम में फर्दर बेटे 3 पोर्शन मैंने बताए हैं, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला। देखो हाइपोथैलेमस को तो हाइपोथैलेमस क्यों कहते हो आप? क्योंकि थैलेमस के नीचे, हाइपो का मतलब नीचे, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे। अब मिगडाला को मिगडाला कहते हैं बादाम की गिरी की तरह का नजर आता है, एलमंड जैसा। हिप्पोकैम्पस एक मछली होती है, सी हॉर्स। ये दरियाई घोड़ा नहीं है जो वो गाय भैंस की तरह बड़ा लंबा चौड़ा एनिमल होता है, वो नहीं, वो नहीं। ये एक मछली है, सी हॉर्स। अब आपने लेक्चर खत्म होने के बाद ना गूगल करना है इसको, सी हॉर्स फिश लिख के देखिएगा, घोड़े की शक्ल की एक मछली आपके सामने अपीयर हो जाएगी। तो इसलिए इनके ये नाम है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको याद रखना आसान हो जाए। अब बेटा ये लिम्बिक सिस्टम क्या काम कर रहा है? अब बेटा देखिए लिम्बिक सिस्टम के में हाइपोथैलेमस के फंक्शन अलग हैं, अमिगडाला कोई डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हिप्पोकैम्पस का फंक्शन अलग है। चलें ये भी देख लेते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। पहले तो देखिए जी लिम्बिक सिस्टम की बेटा लोकेशन है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। अब ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम के मजमूई तौर पे क्या फंक्शन है, ओवरऑल मजमूई तौर पे, अलग अलग तो हम बाद में बताते हैं, पहले मजमूई तौर पे इसके फंक्शन क्या है जी। ये बेटा हमारे जो बुनियादी जितने भी इमोशन जज्बात हैं, ड्राइव्स हमारी ख्वाहिशात हैं, बिहेवियर हमारे रवैये हैं। बेटा ड्राइव वो ख्वाहिश होती है जो इनवॉलंटरी होती है, जिबिल्लत कहते हैं जिसे आप, ऐसी ख्वाहिश जिस पे आपका कंट्रोल नहीं, वो अपीयर होनी ही होनी है। जैसे भूख लगना जो है ना बेटा, ये बेसिक ड्राइव है आपकी, आप अपनी मर्जी से भूख तो नहीं लगा सकते आप अपने आप को ना। इस तरह प्यास लगना, ये भी एक ड्राइव है आपकी, ऐसी ख्वाहिश है पानी पीने की कि जो आप खुद नहीं अपने ज़हन में पैदा करते, ये इनवॉलंटरली ये ख्वाहिश पैदा होती है तब जब आपके ब्लड में पानी की कमी हो जाती है। खैर, तो ड्राइव और बिहेवियर, मसलन फियर खौफ है, रेग गुस्सा है, ट्रैंक्विलिटी तस्कीन, सुकून को कहते हैं। मतलब को होता है ना कोई काम ऐसा होता है जिसको करके आपको तसल्ली होती है, आपको सुकून महसूस होता है, वो जो फीलिंग होती है उसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं आप। कई लोगों को म्यूजिक सुन के बड़ी ट्रैंक्विलिटी फील होती है। तो इसमें वैरायटी है, ह्यूमन टू ह्यूमन वैरायटी होती है। फिर उसके बाद हंगर, शदीद भूख, एहसास, थर्स्ट, प्यास, प्लेयर, खुशी, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितने रिस्पॉन्स ह्यूमन शो कर रहे होते हैं, तो ये सारे रिस्पॉन्सेज बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम। ये बेटा मजमूई तौर पे मैं इसका फंक्शन आपको बता रहा हूँ।
और लिम्बिक सिस्टम में अब हम पहले जिक्र कर लेते हैं जी हाइपोथैलेमस का। ये हाइपोथैलेमस, मजे की बात है बेटा, ये नर्व इंपल्स के थ्रू भी कंट्रोल करता है बॉडी पार्ट को, और इसमें से हार्मोन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं उनको सिंपल आप हार्मोन ही कहते हैं, और जो हाइपोथैलेमस में से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूरो हार्मोन कहा जाता है। पढ़ेंगे आगे जाके हम इसी चैप्टर में। फिलहाल याद रखें, हाइपोथैलेमस ना सिर्फ अपने न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल करता है बॉडी पार्ट को, बल्कि अपने हार्मोन्स के थ्रू भी कंट्रोल करता है। इसलिए मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। शायद ही कोई आपकी बॉडी का कोई ऐसा फंक्शन हो जो किसी ना किसी तरीके से हाइपोथैलेमस से लिंक्ड ना हो। मैक्सिमम बॉडी एक्टिविटी किसी ना किसी तरह हाइपोथैलेमस के साथ लिंक्ड होती है। कौन सी एक्टिविटी जरा देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर, हंगर, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके ब्लड में पानी की मिकदार, और सोने जागने का प्रोसेस, ये बेटा सारे का सारा जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अमिगडाला, बेटा ये हमारे बुनियादी जज्बात को कंट्रोल करते हैं, जैसे खुशी का एहसास है, किसी के साथ पनिशमेंट सजा देने का जज्बा होता है, सेक्सुअल अरोजल होता है, सेक्सुअल रिस्पांस भी इसको हमने पढ़ा है, और खौफ और गुस्सा भी अमिगडाला की वजह से ही पैदा होता है। उसके बाद हिप्पोकैम्पस की बात कर लेते हैं। लिम्बिक सिस्टम का पोर्शन है जी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो पुरानी बातें आपको याद रह जाती हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है। और पता है मेमोरी लर्निंग के लिए बड़ा ज़रूरी होती है, सीखने के लिए। देखो, जैसे हम नहीं कह रहे आपको पढ़ाते हुए एक नई चीज़ आपको लर्न करवा रहा हूँ मैं, लेकिन साथ में ये कहता जा रहा हूँ बेटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने पिछले साल, तो जब बेटा आपकी मेमोरी नहीं होगी तो मैं आपको क्या लर्न करवाऊंगा फिर? तो लर्नने के लिए याददाश्त होना बड़ा ज़रूरी होती है। चलें जी, आज के लिए बेटा इतना ही है। फर्दर फिर हम जो है वो सेरिब्रम और ब्रेन के बाकी पार्ट इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।